आपको पता है 95% लोग जो है जियोग्राफी में फ़ेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है। और मैं आपको यहाँ पर 5% की तैयारी कराऊंगा, जो 5% बच्चे एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चौहान। आज से हम लोग ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएससी और रेलवे की ज्योग्राफी को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी की शुरुआत जो है हम लोग ज्योग्राफी के फादर से करते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। फादर ऑफ ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो फादर ऑफ ज्योग्राफी के जो नाम है वो ग्रीक थे, कहा जाता है इरेटोस्थनीज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी हु बिलोंग्स टू द कंट्री ग्रीस। ठीक है, अब अगर हम ज्योग्राफी वर्ड की बात करें तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग रेलवे और एसएससी में। लगभग आप समझिए कि एसएससी में आपके 3 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं। और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में से मिल जाते हैं। और ज्योग्राफी जो होता है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मीन्स होता है आपका अर्थ, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, है ना। अर्थ मीन्स पृथ्वी, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, अर्थ का मीनिंग होता है पृथ्वी। वहीं अगर हम ग्राफी की बात करें तो ग्राफी का मीनिंग होता है टू स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन करना। ठीक है, टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना। तो अगर हम इन नटशेल बात करें तो नटशेल की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी का मीनिंग ही होता है टू स्टडी ऑफ द अर्थ, है ना। स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ रेफर्स टू द वर्ड जियोग्राफी। ठीक है, अगर हम इसी के साथ में बात करें नेक्स्ट, हम लोगों ने यहाँ पर 2 बातें डिस्कस की। पहली की फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, और दूसरी की जियोग्राफी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मतलब उसका जो डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होगा। तो इन दोनों का मीनिंग आप लोग नटशेल में एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए और चाहे आप लोग इसको समझ लीजिए। तो जियोग्राफी के जो फादर हैं उनको हम लोग बोलते हैं इरेटोस्थनीज। ठीक है, और अगर हम ज्योग्राफी की मीनिंग की बात करें तो ज्योग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हम लोग जो है अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग जो है अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पृथ्वी, अगर हम लोग ज्योग्राफी में मैंने बताया कि स्टडी ऑफ अर्थ होता है, तो अर्थ की हम लोग 3 तरीके से स्टडी करेंगे। तो अर्थ का स्टडी कैसे करेंगे, मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। तो अर्थ की ये वाली जो सरफेस होती है, ये वाली जो सरफेस है, हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं या बाहर, कमेंट करके मुझे बताएं। कई बार मैंने क्वेश्चन किया है तो बच्चों से आंसर जो है गलत आता है। ये जो मैं सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सरफेस को कहते हैं हम क्रस्ट, है ना, या भूपरपटी, इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, या भूपरपटी। ठीक है, वहीं अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ये शो करता है ना, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में हम लोग स्टडी करेंगे इसके, सबसे पहले क्रस्ट की करेंगे, फिर हम लोग बीच में जो कोर है उसकी करेंगे, फिर मेंटल की करेंगे,
इस तरीके से हम लोग इसके इंटरनल संरचना की पूरी बात कर लेंगे। दूसरा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग लेयर्स की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर, इस तरीके की जो इसकी एटमॉस्फेयर लेयर्स होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य संरचना। बाह्य संरचना है ना। तो बाह्य संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग इसके अलग अलग टाइप के लेयर्स की बात करेंगे, जो कि एयर की लेयर्स होती हैं। बाह्य संरचना में हम लोग इसके ब्रह्मांड, यूनिवर्स की बात करेंगे, गैलेक्सीज की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग अर्थ को किस तरीके से समझेंगे। तो अर्थ पे समझने के लिए हम लोगों को पहले तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करनी पड़ेगी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंडिया, मतलब ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। वो रोड मैप यही है। पहला इसमें हम लोगों को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू इंडिया। दूसरा है नेबरिंग कंट्रीज। इंट्रोडक्शन टू इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया कहाँ पर है, पृथ्वी पर, अर्थ पर कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है। नेबरिंग कंट्रीज के बाद लैंड बाउंड्री कितनी है, ठीक है, लैंड बाउंड्री कितनी है, किन किन देशों से मिलती है। फिर फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डिवीजन में आपके लगभग 6 फिजिकल डिवीजन है। तो अगर देखते हैं तो पहला है माउंटेन्स। हम लोग इंडिया के माउंटेन्स, मेनली नॉर्दर्न माउंटेन्स की हम लोग बात करते हैं। फिर प्लेट्यू, जो कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जिसमें कौन सा प्लेट्यू है उसकी बात करेंगे। फिर नदर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु के द्वारा बनाए गए हैं। फिर कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे, जो कि ईस्टर्न घाट के ईस्ट में है और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, हम उन कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। फिर डिजर्ट, हमारे यहाँ 2 डिजर्ट पाए जाते हैं, एक लद्दाख में और एक राजस्थान में, हम उनकी भी बात करेंगे। फिर आइलैंड। आइलैंड मेनली इंडिया में जो आइलैंड काउंट होते हैं वो मेनली 2 आइलैंड काउंट होते हैं। पहला है आइलैंड, अगर मैं आइलैंड की बात करूं तो इसमें फर्स्ट आइलैंड काउंट होता है वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और अगर हम वहीं दूसरे आइलैंड की बात करें तो दूसरा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, फिर हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। रिवर एंड डैम्स, जो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो भारत की जलवायु है, क्लाइमेट, उसके बारे में, लेक्स, रेनफॉल इंडिया के, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है इंडिया की, इंडिया में मृदा, मिट्टी, सॉइल कैसी पाई जाती है, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया में किस किस समय पर कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती है, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, सेंसस। वैसे सेंसस जो पार्ट है, चैप्टर है, वो आपका इकोनॉमिक्स में भी कवर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी में भी कुछ कवर करेंगे और कुछ इकोनॉमिक्स में कवर कराया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो आप लोग ये जानते हैं कि अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम लोग बात करें अर्थ पर स्टार्ट करते हैं तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया सबसे पहला कॉन्टिनेंट है, और सभी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी एशिया ही है। देखिए आप यहाँ से पूरा ये इस तरीके से पूरा फैला हुआ है यहाँ तक, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। देखिए ये भी एशिया का ही पार्ट है। ये देखिए ये भी पूरा एशिया का ही पार्ट है। ये देखिए ये इतना बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है। अगर हम इसकी बात करें, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे 2nd नंबर का। फिर अगर हम 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पर है आपका ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। 3rd नंबर पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। 4th नंबर पर आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 4th नंबर पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। 5th नंबर पर ये आपका अंटार्कटिका, जो वाइट आपको स्नो टाइप की दिख रही है, क्लाउड दिख रहा है, ये क्लाउड नहीं है, ये स्नो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। उसके बाद 5th के बाद 6th नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो ये है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूरोप। ठीक है, ये है यूरोप। और यूरोप के बाद जो सबसे बड़ा 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा भी कह सकते हैं, वो है आपका
ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कंट्री ही नहीं आती है, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड भी आता है, पापुआ न्यू गिनी भी आता है और भी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अर्थ पर देखा कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं ये है। एशिया के ही साउथ में एक कंट्री बसती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया। ये देखिए आप, रेड लाइन से आपको ये दिख रही होगी, रेड लाइन से, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें, इंडिया की, आपने देखा कि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज़ सीखी कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट में, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में। अब अगर हम लोग हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग बात करें, तो हेमिस्फीयर की अगर हम लोग अकॉर्डिंग बात करें तो हेमिस्फीयर जो होता है वो एक ऐसी लाइन होती है, 2 लाइन्स होती हैं, एक आप समझिएगा, एक होती है ये, जिसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर पृथ्वी को, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक करती है ये नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर जिसे हम लोग NH बोलेंगे, है ना, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा करती है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी लाइन यहां पर आती है आपकी, ये तो इक्वेटर हो गई आपकी लैटिट्यूड, और दूसरी लाइन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी लाइन आती है आपकी देशांतर, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मीनिंग होता है कि यह लाइन आपकी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में ये भी डिवाइड करती है। कौन कौन सा? एक उसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या होता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आपने देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और इधर ये दक्षिणी गोलार्ध। कहते हैं, और ऐसे ही इसको हम लोग इधर पश्चिमी गोलार्ध, और इधर इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। अब हम लोग इंडिया की लोकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड के बेसिस पर जो इंडिया है वो हमारा किस हेमिस्फीयर में है? तो वो है हमारा यहाँ पर, कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया कहाँ पर है हमारा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम दोनों को नटशेल में बात करें, दोनों की नटशेल में बात करें, तो दोनों की नटशेल में बात करने पर ये आपकी है इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर है, और ये आपकी जो लाइन है ये है लॉन्गिट्यूड, जिसे हम लोग GMT भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों के बिहाफ पर जो हमारे पास इंडिया आएगा वो यहाँ पर आएगा, इस एरिया में पड़ता है। किस एरिया में की बात करूँगा मैं? तो वो इंडिया हमारा यहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर हम इसके लिए एक स्टेटमेंट दें तो भारत, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया किस गोलार्ध में हो गया? आपके अक्षांश के आधार पर उत्तरी और देशांतर के आधार पर पूर्वी। तो इसके आधार पर जो इंडिया है वो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, वो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब कई बार इस वैल्यू, एक्चुअली ये वैल्यू बहुत इजी नहीं है, लर्न नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई बच्चे रट्टा लगा लेते हैं। तो आयोग ने, कमीशन ने इसके लिए दूसरा तरीका पूछा, बच्चों को सोचा, बच्चों को फंसाने के लिए। उन्होंने इस तरीके से किलोमीटर्स में नहीं पूछा, तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, बताइएगा कि इंडिया का एरिया कितना है निम्नलिखित में से। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 0.32 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या 32.0 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, या NA, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि 32,87,263 को जब हम मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ये निकल कर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयोग है वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की जगह पूछ ले लैक्स में बताइए, तो लैक्स में कितना होगा 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ही वो पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, है ना। किसकी? जनसंख्या की। जनसंख्या, तो जनसंख्या का जो लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, वो सेंसस हुआ था 2011 में। 2011 में हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, वो टोटल उस समय पॉपुलेशन थी 121 करोड़। 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में जो 5 लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज़ हैं उनका नाम सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 पर जो कंट्री है इसको हम लोग बोलते हैं चाइना। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे कौन है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर जो है वो है आपका USA, अमेरिका। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर है इंडोनेशिया। नंबर 4 पर है इंडोनेशिया। और नंबर 5 की बात करें तो वहाँ पर है पाकिस्तान। लेकिन एक क्वेश्चन अभी नया नया आयोग लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो ये है कि किस संस्था की, किस इंस्टीट्यूशन की जो रिकॉर्ड्स थे, है ना, रिपोर्ट्स थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इस समय। तो एक यूनाइटेड नेशन की ही संस्था है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसने कब ये रिपोर्ट दी थी? ये रिपोर्ट दी थी इसने 2025 में। और ये कहा था कि इंडिया जो है अब वो फर्स्ट नंबर पे हो गया है पॉपुलेशन में, और सेकंड नंबर पर, मतलब इसने, इंडिया ने जो है चाइना को पॉपुलेशन में पछाड़ दिया है। तो ये किसका कहना था? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट का कहना था। और ये रिपोर्ट कब आई थी? 2025 में। और वर्ल्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट जो देता है वो कौन सी संस्था से ऐड ऑन है? तो वो है यूनाइटेड नेशन की संस्था से। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसके जनसंख्या का पार्ट भी कुछ